अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शब्बीर। नाज़रीन, मुल्क में अभी तक साजिशी थ्योरी काम कर रही है, लेकिन बार बार और हर बार और अब तो सामने आकर आर्मी चीफ ने ये वाज़े तौर पर पैगाम दे दिया है कि अब मुल्क में किसी किस्म की साजिशी थ्योरी नहीं चलेगी और अब मुल्क जो है मजबूत हाथों में पहले भी था और अब भी है। अवाम को यकीन रखना होगा कि मुल्क इस वक्त मजबूत हाथों में है। साथ साथ उन्होंने कहा कि किसी भी ग्रोह, किसी भी जत्थे, किसी भी सियासी जमात को मुल्क में अदम इस्तेहकाम नहीं होने देंगे, चाहे वो सियासी हो चाहे वो मुआशी हो। ये पैगाम यकीनी तौर पर, वाज़े तौर पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए है, जो इस वक्त तैयारी कर रही है कि वो इस्लामाबाद का घेराव करने जा रही है, करने का इरादा रखती है, या बार बार अपने तारीख का ऐलान करने के लिए अभी तैयारियां शुरू कर रही है। तो इस वक्त आर्मी चीफ के पैगाम की क्या अहमियत है और क्या इस पैगाम के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई अपना जो मंसूबा है उसको तब्दील कर सकती है, इस पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। साथ साथ साइफर के हवाले से बात करेंगे। इमरान खान साहब की जो तकरीबन 3 ऑडियो आ चुकी हैं साइफर के हवाले से, और इमरान खान साहब इसके ऊपर जो उनका भी रद्द अमल आया वो ये कह रहे हैं कि ये शायद फेक है, फेक बनाने में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर ये फेक हैं तो अभी तक चैलेंज क्यों नहीं किया गया। ये तमाम मामलात हैं जिन पर आज के प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट है उनका आपसे तारुफ करवाऊं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जुल्फ़िकार अली बदर साहब, तर्जुमान है बिलावल भुट्टो जरदारी के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे मज़हर बरला साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, और हमारे साथ है उस्मान सईद बसरा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है और इस वक्त सरगर्म है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हकीकी आज़ादी की मुहिम है, और उसमें बड़े बड़े जलसों जो हो रहे हैं उसमें आपको नज़र भी आते हैं। आप तमाम मेहमानों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगी, और सबसे पहले मैं चाहूँगी कि प्रोग्राम में तज्ज़िया शामिल करूँ मज़हर बरला साहब का। इस वक्त आर्मी चीफ ने जो एक पैगाम दिया है, इसकी इस वक्त अहमियत और ये रेफरेंस क्या ये वही है जो हम समझ पाए हैं? गुजारिश ये है कि आर्मी चीफ ने 2 दिन पहले भी कहा और आज का कूल में भी कहा कि फेक की तरफ तवज्जो ना दें और खुद को सियासी बहस मुबासे से दूर रखें। जब आर्मी चीफ ने खुद ये फरमा दिया और अमेरिका में भी उन्होंने ये कहा था कि फौज ने खुद को सियासी मामला से दूर कर लिया, तो मेरा ख्याल है उनका बयान इसी हद तक लिया जाना चाहिए कि फौज सियासी मामला से दूर है। अब जो बाकी इस वक्त सूरत हाल है, देखिए दोनों इतराफ से फेक वीडियो सामने आई मुबैना तौर पर, और अब तहकीकात का या इंसाफ का ये तकाजा है कि सबकी तहकीकात हों। एक तो तहकीकाती कमेटी राना सनावला की क़यादत में काम कर रही है, वो किस तरह इंसाफ के तकाज़ों पे पूरा उतरेगी। दूसरा, वो कमेटी इमरान खान की मुबीना ऑडियो पर तो तहकीकात कर रही है, क्या वो कमेटी शहबाज शरीफ और तौकीर शाह की जो ऑडियो है या शहबाज शरीफ और 5 बुज़रा की जो ऑडियो है उसको भी तहकीक करे? इसलिए मेरा ये ख्याल है और कौम की शायद ये आरजू भी है, एक जो कमीशन बनाया जाए जो तहकीकात कर सके और पता चला सके ये ऑडियो वीडियो सेंटर कहाँ है। यहाँ मैं आलिया एक बड़ी अहम बात करता चलूंगा कि मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने बहुत अच्छा मुतालबा किया था। उन्होंने ये कहा था कि सबसे पहले ये तो मालूम कर लिया जाए कि ये लीक कौन कर रहा है, किसको इतनी जुर्रत हो गई कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जो गुफ्तगू है उसको टेप करे और फिर चलाए। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी की बात को मौजूदा हुकूमत ने नजरअंदाज किया। आज तक पता नहीं चलाया जा सका कि भाई कौन कर रहा था टेप, किसने ये गुफ्तगू टेप की, किसने बग किए ऑफिसेस, और कौन ये चला रहा है। तो क्या मौजूदा हुकूमत ने अपने वजीर दाखिला से पूछा कि भाई तुम्हारी नाअहली नहीं है? और क्या मौजूदा हुकूमत ने आईबी से पूछा कि जब 2 दफा पीएम ऑफिस स्वाइप होता है तो भाई आपके लोग ये क्यों नहीं पकड़ सके नेट पर? तो मैं समझता हूँ कि अपनी नाअहली छुपाने के लिए
ये लोग इमरान खान के पीछे पड़े हुए। नहीं ठीक है, उसमें और भी बहुत सारी रीज़न है मज़हर बरलासा, मामला इतना सादा भी नहीं है। मैं चाहूँगी कि जुल्फ़कार अली बदर साहब इसके ऊपर कमेंट करें। पहले हम चाहें कि उस्मान सईद बसरा साहब जो है वो कमेंट कर दें कि आर्मी चीफ ने इस वक्त जो स्टेटमेंट दी है, जो पैगाम दिया है, बड़ा अहमियत का हामिल है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको किस तरह से देखती है? क्या उसके ऊपर समझती है कि जो उनका लाहे अमल है, वाकई जो तर्ज अमल है सियासत का, वो सियासी अदम इस्तेहकाम का बायस बन रहा है? अब तो आर्मी चीफ ने पैगाम दे दिया है, अब तो इसमें तब्दीली होनी चाहिए। जी आलिया, आपने मुझसे पूछा? जी जी बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आलिया, सबसे पहले विद ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट, में जो आपने इंटरव्यू में कहा कि, और मैं समझता हूँ कि ये आपने जो कहा है इससे इसको फिक्री बददियानती के जुम्मे में मैं समझता हूँ आता है कि आपने कहा कि आर्मी चीफ का ये बयान जो है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तरफ आपने मंसूब कर दिया कि वो उनको एड्रेस कर रहे हैं। मेरे ख्याल में खुद आर्मी चीफ ने कहा है कि पाकिस्तान की फौज जो है वो पाकिस्तान की सियासत से दूर है। तो मेरे ख्याल में आपको भी चाहिए कि इस तरह की गुफ्तगू करने से पहले जरा हमें अपना इंट्रो देने से पहले सोच लेना चाहिए कि क्या आप जो कह रही हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कह रहे हैं तो आप सच्ची हैं, कि जब वो कह रहे हैं कि हम सियासत से दूर हैं वो सच्चे हैं? तो एक मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी फिक्री बददियानती है। और ये अगर आप उसका बयान, आर्मी चीफ का जो बयान है, जरा उसको देख लें कि उन्होंने क्या कहा है तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि वो तो बिल्कुल वो कह रहे हैं जो हम कह रहे हैं। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौकफ है आर्मी चीफ ने तो वो कहा है, उन्होंने कहा है कि पाक फौज किसी मुल्क से मुराद किसी दुश्मन मुल्क को, जैसे कि भारत को, जैसे कि अमेरिका को, जो एक हद तक अफगानिस्तान के अंदर जो इंटरफेरेंस करता रहा है और अफगानिस्तान जो इंटरफेरेंस पाकिस्तान में होती रही है, और वो तमाम एलाइड लोग जो उनके साथ खड़े होकर जिसमें करते रहे, जिसको हमारी एजेंसी ने इंटरसेप्ट किया है, जिस लाला वाला वाकया हुआ था, तो वो कह रहे हैं किसी मुल्क को जो हमारा दुश्मन मुल्क है उसको, या किसी ग्रुप को। आप देखिए पाकिस्तान के अंदर बेशुमार ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान की अंदर इंटरफेयर करते हैं। सबसे बड़ा ग्रुप तो उसमें वो था जिसके मतलब ISPR के तर्जुमान एक हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा कि ये ग्रुप जो है वो हिंदुस्तान से पैसे लेके पाकिस्तान के अंदर सैबोटाज की एक्टिविटीज करते हैं, और वो ग्रुप जो है वो आज हुकूमत में बैठा हुआ है। वो ग्रुप था जो पाकिस्तान के अंदर जो हमारी एक इधर पख्तून बेल्ट है वहां पे खुद हमें बताया, आर्मी के ISPR के सरबराह ने हमें बताया, स्पोक्स पर्सन ने बताया कि एक ग्रुप है जिसको उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, जिसके ताने बाने जो है वो NDF से मिलते हैं, जिसके ताने बाने राज से मिलते हैं, जिसको उन्होंने कहा कि हमारे पास सबूत है कि वो वहां से आते हैं पैसे और फिर पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबलाइज एक्टिविटी करते हैं। और वो जो है आजकल स्टैंडिंग कमेटी का ग्रुप का जो सरबराह है वो चेयरमैन भी है एक स्टैंडिंग कमेटी का, और वो ग्रुप जो है हुकूमत का हिस्सा है। तो आर्मी चीफ ने बिल्कुल बजा कहा कि ना किसी दुश्मन मुल्क को, ना किसी ग्रुप को जो बाहर से इंटरफेरेंस लेके आता है उसको, या किसी जत्थे को। देखिए ये और भी हमारी बात को सीमेंटिंग किया उन्होंने, हमारी से मुराद पाकिस्तान के लोगों की बात को। जब मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करता हूँ, पाकिस्तान के लोगों की बात करता हूँ। देखिए पाकिस्तान के अंदर उन जत्थों ने जिन्होंने पाकिस्तान के निजाम जिंदगी को मफलूज किया, वो जत्थे जो मजहब के नाम पे इस्लामाबाद मार्च करते रहे, वो जत्थे जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सियासत को जो है शर्मगाल बनाने की कोशिश की बजोर ताकत, जिन्होंने हमारे पुलिस मुलाजिमीन को शहीद किया, जिन्होंने पाकिस्तान के इदारों पे हमले किए, वो जत्थे जो सियासत का रूप धार के सुप्रीम कोर्ट पे हमलावर हो गए और पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की निजाम जिंदगी मफलूज हो गई। वो जत्थे जो नैब के ऊपर हमलावर हो गए, डंडों से, बंदों से, पत्थरों से, वो जो घुस गए जत्थे जाके सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज साहबान के रिटायरिंग रूम के अंदर, वो जत्थे जो कोटा रजिस्ट्री वाले मामला कर रहे थे, वो जत्थे जो पाकिस्तान के वजीर आजम के तौर पर भी यहाँ बैठे हुए थे, और वो हमारी बात जो दूसरे ममालिक के साथ वो वहां से अकामे लेके काम कर रहे थे वो जत्थे। तो वो कह रहे हैं ये जो वो बात करते हैं तो ये तो पूरी पाकिस्तान की कौम की तर्जुमानी कर रहे हैं जी। हम अच्छा जी ठीक है उस्मान साहब, मैंने आपकी बात कंप्लीट सुन ली है और आपको बिल्कुल फेयर टाइम दिया ताकि आप अपनी बात कर ले और आपका शिकवा भी ना रहे कि आपको बीच में डिस्टर्ब किया गया है। अब आपने कहा कि फिक्री तौर पर बददियानती की गई है, आपका शिकवा, आपका ये सवाल उठाना सर आंखों पर, लेकिन इस वक्त अगर आप इस पैगाम को देखा जाए, इस पैराहे में देखा जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
अपनी एहतजाजी सियासत को, हकीकी आज़ादी को सड़कों पर रखे है और बार बार ये धमकी देती है कि वो लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं, इस्लामाबाद आना चाहते हैं, जिसके लिए इस्लामाबाद में कंटेनर भी मंगवा लिए गए हैं। ये वहाँ के इंतजामात हैं जो कर लिए गए हैं और वो तब तक नहीं जाएंगे जब तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपना ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं कर लेती। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का सड़कों पर होने की वजह से पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम मौजूद है। इसको आप रियलाइज कर लें तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर आप नहीं भी करते तो इट्स योर चॉइस, ये आपका अपना नज़रिया हो सकता है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है इसको इसी पैराहे में ही हम देख रहे हैं कि इस वक्त इसी पैराहे में देख रहे हैं। गलत हो सकता है हमारा नज़रिया, हमारा सोच, हमारा सवाल गलत हो सकता है। आप जवाब जो देना चाहें वो आपने दिया है। अब मैं चाहूँगी कि जुल्फ़कार अली बदर साहब, आर्मी चीफ ने क्या आप मुझे दुरुस्त करिए कि जो इस वक्त पैगाम दिया है वो किसके लिए दिया है? इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम किसकी वजह से है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, आर्मी चीफ का द मैसेज इज़ वेरी क्लियर, इट्स प्रिसाइज, एब्स्ट्रैक्ट एंड वेरी फोकस्ड। कि उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में कोई भी पाकिस्तान की इकॉनमी को, पॉलिटिक्स को अनस्टेबल करना चाहेगा, हम ये नहीं होना चाहेंगे। वो कोई मुल्क हो, कोई सियासी पार्टी हो या कोई जत्था हो। तो जब जत्थे की बात आती है या सियासी पार्टी की, जो भी इस टाइम पे पाकिस्तान इतने क्रॉस रोड से गुजर रहा है, मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, जहाँ पे आपकी एक तरफ सैलाब की सूरत हाल है, दूसरी तरफ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है और इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी है, जिसको इस हुकूमत ने आके कोशिश की है कि थोड़ा स्टेबलाइज करें। और उस तमाम दोराहे के अंदर अगर कोई एक पार्टी आके सड़कों पे पाकिस्तान का पॉलिटिकल और इकोनॉमिक साइकिल आके रोकना चाहती है, तो आई थिंक द मैसेज इज़ वेरी क्लियर। तो इसके अंदर हमें वी डोंट हैव टू गेट इनटू अ डिस्कशन और लॉन्ग डिबेट। तो बिल्कुल टू द पॉइंट और पिन पॉइंट है, मैसेज दे दिया है। जिसको मैसेज दिया है उनको भी समझ आ गई है और जिसने दिया है उनको भी समझ आ गई। एक इंस्टीट्यूशन का एक पॉलिसी स्टेटमेंट है जो कि काकूल से दी गई है आर्मी चीफ की जानिब से। तो मैं नहीं समझता इसके ऊपर वी नीड टू डिस्कस फर्दर मोर ऑन दिस। और ये वाज़े पैगाम है और समझने वाले समझ जाएंगे, अगर ना समझना चाहें तो ये फिर उनके ऊपर है कि वो क्या, उनकी चॉइस है। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डिस्कशन यहीं से जारी करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम एक बार फिर से खुशामदीद। हम मज़हर बरलास साहब की जानिब जाएंगे और मज़हर बरलास साहब से मैं बहुत सिंपल क्वेश्चन करना चाहूँगी। मज़हर बरलास साहब, इस वक्त क्या आप समझते हैं कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है या नहीं है? वाह वाह वाह, इस सादगी पे कौन ना मर जाए या खुदा। ये तो सबको पता है कि सियासी अदम इस्तेहकाम है और ये सियासी अदम इस्तेहकाम आज से नहीं है, पिछले 5-6 महीने से है। बल्कि उस वक्त जब खरीदो फरोख्त शुरू हुई थी उस वक्त से सियासी अदम इस्तेहकाम चला आ रहा है। और मुझे हैरत है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने एक मिसाक जमहूरियत किया। उस मिसाक जमहूरियत में ये बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ था कि हम हॉर्स ट्रेडिंग की फेवर नहीं करेंगे और हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से इन दोनों पार्टियों को अपना अहद तोड़ना पड़ा, अपना लिखा हुआ थूक के चाटना पड़ा और ये खरीदो फरोख्त में शामिल हो गए और इन्होंने पीटीआई के बहुत से अरकान को तोड़ा और खरीदा। अब गुजारिश ये है कि उसके बाद से इनका ख्याल ये था, जो लोग हुकूमत में आए, कि इमरान खान की मकबूलियत नहीं है। उस दौर में वाक़अतन कम थी, ये बात दुरुस्त है। और इनका ये ख्याल था कि हम अपने केसेस भी ख़त्म करा लेंगे और आराम से हुकूमत करेंगे और इमरान खान के पीछे किसने आना है। लेकिन इनकी सारी सोचें उलट साबित हो गई। इनको जो मशवरा देने वाले थे उनकी सोचें भी उलट साबित हो गई। वो इस तरह उलट साबित हुई कि इमरान खान पहले से ज़्यादा मकबूल हो गए और वो इतने मकबूल हो गए कि पीडीएम की तमाम जमातों को डर लगने लगा उनसे। डर इसलिए लगने लगा
कि रात ही वजारत दाखिला जो है राना सनाउल्लाह वाली, उसने दरख्वास्त दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि ज़िमनी इलेक्शन 90 रोज के लिए मुलतवी कर दिए जाएं। हमारे पास फोर्स नहीं है, वो सलाह अफजद की मदद के लिए लगी हुई है। लेकिन अब दूसरा राना उन्होंने साहब ये भी कहा है कि के इस्लामाबाद में एक जमात एहतजाज के लिए आना चाहती है और वहां पर भी हमें फोर्स चाहिए होगी, रेंजर्स हाँ इसलिए भी हाँ बिल्कुल मसरूफ होंगे। चाहिए। तो पंजाब में जो इलेक्शन है वहाँ पंजाब की पुलिस दे दी जाएगी, और जो केपी में इलेक्शन है वहाँ केपी की पुलिस दे दी जाएगी। हम्म अब दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फरमा रहे हैं कि जी इलेक्शन मुलतवी किए जाएं, वहाँ जो बल्दियाती इलेक्शन है। हम्म ये इसलिए नहीं आलिया कहा जा रहा, ये सच्ची बात ये है कि ये जमातें खौफजदा हैं हार से। क्योंकि जो हालिया सर्वे आया है उसमें 80% लोग तो इमरान खान को पसंद करेंगे, हम्म और ये बाकी आपस में तकसीम कर लें 2-2 4-4% जो भी इनके बनते हम्म हैं। तो ये भागना जो है ना, ये है असल में खौफ। ये हम्म सियासी मैदान में इमरान खान का मुकाबला नहीं कर पा रहे, और इमरान खान ने भी ये जो पॉपुलैरिटी है इसको उसने अपना हथियार बनाया, हम्म इसीलिए वो धड़ाधड़ जलसे कर रहा है, वो जुलूस भी कर रहा है, वो धमकियां भी इनको दे रहा है। वो इसलिए कर रहा है कि उसके पीछे लोग खड़े हैं। हम्म अब इनके पीछे लोग नहीं खड़े। हम्म अब मसला ये है कि सियासी मैदान में ये उसका मुकाबला नहीं कर सकते, हम्म तो अब यही गीदड़ भपकियां करेंगे ना कि हम आएंगे तो हमने शेल नहीं, खरीद लिए, ये बिल्कुल हमने अपनी टेंडर जगह लगा पे, लिए। ये बिल्कुल अपनी जगह पे मौजूद है कि इस वक्त इमरान खान अच्छा, सबकी पॉपुलैरिटी है, एक खबर तो इलेक्शन ये में भी उनको रिजल्ट मुस्बत मिल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो उनका इस वक्त जो तर्ज सियासत है या जो जिस तरह से वो अगर लॉन्ग मार्च करके अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं, उस सूरत में पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम की तरफ बढ़ेगा, इंतशार की तरफ भी बढ़ सकता है। इवन के शेख रशीद साहब ने ये कह दिया कि टकराव की तरफ जाएंगे हम। देखिए, टकराव से बचना जो है आलिया, वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी हुकूमत की। हम्म हुकूमत को मुफाहमत का हाथ बढ़ाना होता है। हुकूमत ने मुज़ाकरात के जरिए एंगेज करना होता है अपोजिशन को, मगर यहाँ तो वफाकी वजीर जो है वो सुल्तान राय बने हुए हैं। आज वैसे खबर मैं आपको दे दूं कि एंटी करप्शन का जो है पंजाब, वहां से एक पिंडी की सिविल अदालत से राना सनाउल्लाह के नाकाबिले जमानत जो वारंट है वो जारी हो गए। तो दोनों तरफ से ये हुआ, ये नहीं मैं कहता, लेकिन चूंकि राना साहब की हुकूमत जो है वो 25 किलोमीटर पर मुश्तमिल है, तो उनको चाहिए कि वो बजाय इसके कि बढ़ के मारें, वो कोई कमेटी बना दे कोई शरीफ आदमियों की जो अपोजिशन को। लेकिन मसला ये है ना कि मसला ये है कि मदर साहब ऐसी भी बात नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने एज अ प्राइम मिनिस्टर 2 बार ये कहा है कि जी आए हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने बार बार कहा है चोर डाकुओं के साथ तो बैठने को तैयार नहीं है। उस्मान सईद बसरा साहब, बिल्कुल इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी और एज अ पार्टी आप लोगों की मकबूलियत बड़ी है, इस वक्त लोगों में पजीराई है, वोट बैंक भी बड़ा है, लेकिन इसका मकसद हरगिज ये नहीं होना चाहिए कि क्योंकि इस वक्त हम पॉपुलैरिटी में हैं और हमें फ़ायदा सियासी तौर पर हो सकता है तो हम अपनी मर्जी के नतीजे और अपनी मर्जी का जो फैसला है वो करवा सकें। ऐसा प्रेशर तो नहीं होना चाहिए एक सियासी पार्टी का। अच्छा, मुझे आप ये थोड़ा सा ये बताइए कि मुझे समझ नहीं मैं पा रहा कि हम जो कह रहे हैं कि एहतजाज करना हमारा एक बुनियादी जमहूरी हक है, इसके ऊपर कदगन लगाने वाला कोई कैसे हो सकता है? क्या ये मुल्क को फाशिस्ट रजीम के अंदर चल रहा है? ये तो हम मानते हैं कि इस मुल्क के अंदर अमेरिकी कठपुतलियों की एक साजिश के बाद हुकूमत बनाई गई है, लेकिन इस मुल्क के अंदर आइन मुअत्तल हो चुका है। आइन की बुनियाद जो है, जो मुझे मेरा जमहूरी हक बुलंद करने की अलाउ करती है, क्या मुअत्तल हो चुकी है? क्या हम जो है यहाँ एक मुंह पे टेप लगा लें? हम जब देख रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग के बाद अमरीकी हुक्म जो साइफर के अंदर, जिसको खुद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने माना आपकी कि एक मुदाखलत हुई है, एक ब्लेटेंट इंटरफेरेंस हुई है, क्या ये गैरतमंदों की 25 करोड़ गैरतमंदों की कौम गवारा कर ले कि हमारे ऊपर एक नंगी मुदाखलत के बाद, जो साजिश से भी बदतर एक मामला है, एक हुकूमत कठपुतलियों की बिठाई गई है जिनको मैंडेट नहीं मिला हुआ था, जो हॉर्स ट्रेडिंग हराम के पैसे से खरीदो फरोख्त करके बैठे हुए हैं, और जिन्होंने आने के बाद मेरी मुल्क की मुआशियात का बेड़ा गर्क कर दिया है। आप मुझे बताइए कि अभी एक साहब यहाँ फरमा रहे थे
कि हमने जो इकोनॉमी की सूरत बेहतर करते हैं। इमरान खान जब यहाँ से उनको अमेरिकी साजिश के बाद यहाँ से निकाला गया सहूलतकारों की मदद से, तो आपका डॉलर था 165 पे, वो मुल्की मईशत बुरी थी कि आज 225 वाली बुरी है। ये डॉलर 260 से होके वापस आया है। तो हमने कोई ये हम लोग इमरान खान से नफरत और उसके बुग़्ज़ में इस कदर अंधे हो गए हैं कि हमें पाकिस्तान का ख्याल नहीं है। आप मुझे बताइए कि बिजली की कीमतों के अंदर जो होशरबा इजाफा हुआ है, जहाँ गरीब आदमी, मेरे ड्राइवर का बिल, मैं आपको ये टीवी पे कह रहा हूँ, 25,000 में उसको तनख्वाह देता हूँ, 19,000 उसका बिल आया है। मुझे बताएं, बच्चे बेचे अपने, वो गुर्दा बेच दिया अपना, वो क्या करे? उसकी जंग इमरान खान लड़ेगा निकल के, और लड़के दिखाएगा आपको। आज आपका देखिए ट्रेड डेफिसिट कहाँ चला गया। हमने यहाँ पे डॉलर, जब हम गए हैं यहाँ, पाकिस्तान के रिजर्व कहाँ छोड़ के गए हैं? 17 बिलियन के ऊपर। अच्छा, उस्मान सईद बसरा साहब, आपने बात की है कि आपके ड्राइवर की सैलरी 25,000 है और 19,000 बिल आया है। आप मुझे ये यकीन दिला दें कि 25,000 आप उसे तनख्वाह देंगे और बिल उसको 1,000 आएगा, तो मैं आपको कहती हूँ कि फिर मैं भी आपके साथ यही कहती हूँ कि इमरान खान की गवर्नमेंट आ जानी चाहिए फौरी तौर पे। आप ये यकीन दिला दें। पहले तो आलिया, आपकी खूबसूरत बात सुन के मैं मतलब यकीन माने, मैं तो कहता हूँ कि आप, मैं स्टूडियो में होता तो आपके ऊपर फूलों की माला चढ़ा देता। यानी आप बड़ी अच्छी बात की आपने कि 1,000 रुपया बिल आए, फिर आप कहेंगे इमरान खान की हुकूमत आ जाए। पहले 2-4 तबर्रा तो भेजे उनके ऊपर। सर 3-4 साल देखे हैं हमने, 3-4 साल देखे हैं। और इस वक्त मैं अगर ये एतराफ कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि वाकई इमरान खान इस वक्त सबसे मकबूल तरीन लीडर हैं, वोट बैंक भी बढ़ चुका है उनका। तो मैं ये भी आपको बता रही हूँ कि 4 सालों में अवाम तंग आ चुके थे जब आप 4 साल हुकूमत में थे। ये हकीकत भी मौजूद है। ये तो साइफर का सहारा मिल गया। जी देखिए मेरी बात, हम अगर आपका ये हाइपोथेसिस जो असल में डिफेक्टो है, लेकिन चले मैं बाय कर लेता हूँ, अगर इमरान खान से लोग तंग आ चुके थे तो खलाई मखलूक आ रही है इमरान खान के जलसों में। कौन रोक, क्या हमरे माने हैं? मैं सियासत के अंदर हूँ, हम लोग हल्के की सियासत करते हैं, अवाम के अंदर हैं। मैं आपको सियासी लोगों का एप्टीट्यूड बताता हूँ। अगर ये लोग देखें, 13 जमातों और 14 के करीब असल में ये हैं, 14 के करीब इस जो जत्था बना हुआ है, जिसके मतलब वो आप कहते हैं आर्मी चीफ ने पीटीए के लिए कहा, मैं कहता हूँ इन जत्थों के लिए कहा, ये जत्थे जो पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हुए हैं 13-14 का, अगर इनको नजर आता हो, जैसे मजहर बल्ला साहब ने कहा है कि पाकिस्तान में 2.5 लोग भी इनके साथ खड़े हुए हैं, ये इलेक्शन करवा दें। 13-14 का जत्था है, एक इमरान खान और पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों से डर रहा है। पंजाब के अंदर हुकूमत इनकी, तमाम सपोर्ट इनको, गैबी और जारी सपोर्ट इनके साथ, 15 सीटें हार गए ये। कराची के अंदर हमारा एक वो हमारे कैंडिडेट थे मौलवी साहब, उन्होंने कहा मैंने असेंबली में नहीं जाना। कराची में कहा मैंने असेंबली में नहीं जाना, मैंने आपका वोट सिर्फ मरकज में बैठी अमेरिकी हुकूमत को बताना है कि कौन उनके खिलाफ है। लेकिन अब वही लोग एक एक करके वही लोग कह रहे हैं कि हमने तो इस्तीफे नहीं दिए, ये तो अब इस्तीफे जो है वो तो बस टाइप होके आगे साइन करवा लिए गए ब्रेक शामिल कर। क्योंकि हमारे साथ जुल्फकार अली बदर साहब हैं, हुकूमती तर्जुमान भी हैं, जाहिर है कि इस वक्त उनकी पार्टी भी हुकूमत में है, वो क्या सोचती है इस पर उनका भी रद्द-ए-अमल लेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करें कि इस वक्त पाकिस्तान में सियासत में क्या हो रहा है और उसके असरात हमारे हर हल्के हर इदारे पर पड़ रहे हैं, और इसी के ऊपर इसी तनाजुर में हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा। लेकिन क्योंकि खारजा मुहाज इस वक्त पाकिस्तान में बड़ा अहमियत का हामिल भी है और हमेशा ही रहा है। इस वक्त बिलावल भुट्टो साहब वज़ीर ख़ारजा हैं, उनके तर्जुमान हमारे साथ हैं। मैं चाहूँगी कि इस हवाले से आप जुल्फ़कार साहब बताइए कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की, तो साइफ़र बड़ा इंपॉर्टेंट था पाकिस्तान में, तो क्या उनसे कोई बात हुई है कि आपने इस तरह का काम क्यों किया या ऐसा कोई साइफ़र क्यों दिया जो पाकिस्तान की सियासत पर बड़ा असर और आज तक जिसके नताइज हम भुगत रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिया देखें, बहुत सारी बातें हुई, आपने दूसरे दोस्तों को टाइम दिया। मैं आई वांट टू गेट बैक टू द प्रीवियस क्वेश्चंस। देखिए, यहाँ पे बात हो रही थी इमरान खान साहब के हवाले से और साइफ़र के हवाले से और इकॉनमी के हवाले से। असल बात ये हकीकत कि जब खान साहब इक़्तिदार में आए आज से 4 साल पहले, तो उस टाइम पे इनके अरस्तू और अफलातूनों ने पहले कुछ 9-10 माह कहा कि जी हमने IMF के पास नहीं जाना, हमारे पास तो बड़े जादूगरी टोटके हैं और हम पाकिस्तान के अंदर से सारा कुछ कर लेंगे और हमें तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है।
जब 10 माह उनसे कोई मामला चला नहीं, फिर घुटने टेक के IMF के पास गए और इस मुल्क को ऐसा जाके लॉक लगवाया कि IMF ने भी मुर्गा बना के पाकिस्तान से और इमरान खान साहब के हवारियों से साइन करवाए IMF के एग्रीमेंट पे कि वो मौजूदा हुकूमत भी उस सॉवरन एग्रीमेंट को उसकी पासदारी करने पे मजबूर है। और उसी की वजह से, इमरान खान साहब की वजह से ही आज महंगाई बढ़ रही है। अगर इसमें किसी को कोई शक है तो वो आके इस पर क्लैरिटी दे दे कि खान साहब ने वो एग्रीमेंट नहीं किया था, उनके हवारियों ने 8-9 माह वो IMF के पास नहीं गए थे। देखिए, खान साहब ने और उनके जितने कैबिनेट मेंबर्स थे, उनके हवारी थे, सारे ही किसी में ना काबिलियत थी ना अहलियत, इंक्लूडिंग खान साहब। क्योंकि अगर होती तो आप देखें पाकिस्तान को फॉरेन पॉलिसी के महाज पे आइसोलेट ना करते। अमेरिका, चाइना, यूरोपीय यूनियन, टर्की, ईरान, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, सबके साथ ताल्लुकात ख़राब हो गए और कहीं पे कोई आपकी बात सुनने को तैयार नहीं था। ये जो साइफ़र का मामला है, देखिए ये साइफ़र पाकिस्तान के सफ़ीर ने लिखा था, ये अमेरिकी गवर्नमेंट ने नहीं लिखा था। इस पे लोगों को एजुकेट करना चाहिए। इमरान खान साहब की अगर आप ऑडियो देखें जो लीक हुई है, उसके अंदर ये स्पून फीडिंग कर रहे हैं मीर जाफ़र और मीर सादिक के हवाले से। ये ब्रांड कहते हैं जी, ब्रांड करना है, ये बेसिकली झूठ का ब्रांड है। ये एक 2 नंबरी का ब्रांड है। ये लोगों को आके झूठ के ऊपर जो है स्टोरी घड़ते हैं। दे आर वेरी गुड इन मेकिंग अप स्टोरीज। तो इन्होंने स्टोरी घड़ी के जी साइफर आया, साइफर तो पाकिस्तानी सफ़ीर ने लिखा था और वो जब आया और नेशनल सिक्योरिटी ने भी उसको रद्द कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी जो है उसको बिल्कुल डिनाई कर दिया और उसके मामले को दफन कर दिया कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अब देखें जो इनकी ऑडियो लीक्स आई हैं उसके अंदर भी सारा मामला यहाँ हो गया है कि ये आपस में बैठ के प्लानिंग कर रहे हैं, उसको प्लान कर रहे हैं प्रॉपरली। असल हकीकत ये है कि खान साहब जो हैं उनमें ना काबिलियत है ना अहलियत है। उन्होंने पाकिस्तान को फॉरेन पॉलिसी में अकेले किया, फिर इकनॉमिकली अनस्टेबल किया, इकनॉमिकली तबाह करके रख दिया और फिर इखलाकियात का भी जनाजा निकाला। अब देखें मुल्क किस दौराहे से गुजरा है, मुश्किल हालात से गुजरा है कि इस टाइम पे 1/3 ऑफ द कंट्री इज अंडर वाटर, कि सैलाब आया हुआ है, लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म हो गया है, रेल रोड नेटवर्क ख़त्म हो गया है, क्रॉप्स ख़त्म हो गई, लाइफ स्टॉक ख़त्म हो गई और खान साहब जलसे जुलूस कर रहे हैं क्योंकि ही इज़ हंग्री फॉर पावर, ही हैज़ अ लस्ट फॉर पावर। क्योंकि अगर खान साहब इस मुल्क से सिंसियर होते तो आप उनकी ऑडियो लीक्स देखें कि ना वो इंस्टीट्यूशंस को हिट करते और टेबल पे बैठ के डायलॉग के ज़रिए जब वो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त की ऑपोजिशन को एंगेज करते, क्योंकि ही इज़ नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन, पॉलिटिकली इमेच्योर आदमी है और वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। अच्छा, पाकिस्तान के मेरी बात खत्म हो, पाकिस्तान के न्यूक्लियर्स को भी वो चाहते हैं कि चला जाए और उनका 1 पॉइंट एजेंडा है कि इस मुल्क के अंदर राख से हर दुनिया की हर चीज़, पाकिस्तान की हर चीज़ जल जाए और राख बचे तो मैं राख में आके वज़ीर आज़म बन जाऊँ। देखें ऐसा नहीं होगा। ये मुल्क है तो हम हैं, ये मुल्क है तो पार्लियामेंट है, ये मुल्क है तो सब कुछ है, सियासत है और सियासी पार्टियाँ हैं। यहाँ पे आज आर्मी चीफ के बयान ने क्लैरिटी दे दी है। हाँ, अगर इन्होंने लॉन्ग मार्च करना है, कोई चीज़ करना है, ये इनका सियासी बुनियादी हक है, जमहूरी हक है, इस पे कोई कदगन नहीं है। लेकिन इसके अंदर इनको बैठ के तय करना है, बताना है कि हम आएंगे और इस पर्टिकुलर स्पॉट पे बैठ के हम ये अपना मुजाहिरा करेंगे या जलसा करेंगे या जुलूस करेंगे। पूरे मुल्क को ये इकोनॉमिकली जो है चोक नहीं कर सकते। जुल्फ़कार अली बदर साहब, एक तो क्वेश्चन ये है कि जैसे कि शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि 10 अक्टूबर को लॉन्ग मार्च का बगल बच जाएगा और फिर राज करेगी खलकत सारी, और ये सब कुछ वो कह रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि गवर्नमेंट इस वक्त, जाहिर है कि मेयर्स तो ले रही है, कंटेनर खड़े कर रही है, कहीं ना कहीं ये प्रेशर तो है हुकूमत के ऊपर कि अगर लॉन्ग मार्च होता है तो वो कोई सिंपल सा लॉन्ग मार्च नहीं होगा और वो कंट्रोलेबल भी नहीं होगा। तो आप लोगों ने क्या कैलकुलेशन किया कि क्या कोई ऐसा वाकई होने वाला है लॉन्ग मार्च, और उसके लिए गवर्नमेंट क्या मेयर्स लेगी एज अ जाहिर है जॉइंट गवर्नमेंट? देखिए, पीटीआई की ये जो लॉन्ग मार्च है ना, इनकी लीडरशिप से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लास्ट टाइम ये इस्लामाबाद आए थे, इन्होंने दरख्तों को, पौधों को, लोगों की दुकानों को, गाड़ियों को आग लगा दी थी, इस्लामाबाद के अंदर तबाही मचा दी थी। असल जो प्रॉब्लम है वो सिक्योरिटी का है, रेड जोन की सिक्योरिटी है, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग्स की सिक्योरिटी है, वहाँ पे लोगों की सिक्योरिटी है, अमनो ईमान की सूरत हाल है।
इनकी लॉन्ग मार्च से प्रॉब्लम नहीं, असल प्रॉब्लम है कि इनकी लॉन्ग मार्च की वसासत से उसके शेडो के नीचे जो आके लोगों ने तबाही करनी है, बिल्डिंग्स के अंदर घुस जाना है, रेड जोन के अंदर घुसना है, डिप्लोमेट्स के ऊपर हमला करना है, जो इनका एक्चुअल प्लान है, तो वो जो है वो बड़ा एक अलार्मिंग सूरत हाल है। उसको रोकने के लिए ये वो कर रहे हैं। सिक्योरिटी चैलेंज बन सकता है। देखिए सिक्योरिटी चैलेंज है। और जो शेख रशीद साहब की आपने बात की, अगर इनके प्लानिंग के अंदर ये है कि 2-4 सिक्योरिटी फोर्सेस के बंदों को मार के इस मुल्क में अदम इस्तेकाम लाया जाए, अल्लाह ना करे, तो मैं समझता हूं कि ये तो सैलाब की तबाहकारियां तो अपनी जगह, लेकिन ये जो मुल्क की तबाहकारियों के पीछे लगे हुए हैं ना, आर्मी चीफ का बयान इसीलिए है कि किसी जत्थे को हम इजाजत नहीं देंगे, किसी सियासी पार्टी को नहीं देंगे। इंतशार जो है और ये टकराव या कशीदगी और ये करना चाहते हैं, लाशों की सियासत। मजहर बरलास साहब, आपका क्या कमेंट है? लाश इसको और इसी को रखिएगा सामने कि क्या वाकई ऐसा ऑब्जेक्टिव है पीटीआई को? जाहिर है कि ऐसे ऑब्जेक्टिव होंगे कि इंतशार की तरफ मुल्क जाए और लाशों की सियासत हो, तो जाहिर है जो सड़कों पर आता है उसको फायदा तो तभी होता है। पहले तो मैं मुबारक देता हूँ अली बदर को। आपने फरमाया कि वो हुकूमती तर्जुमान है, तो मेरे ये भतीजे हैं, मुझे भी खुशी हुई कि वो बिलावल साहब के तर्जुमान है, हुकूमती जाहिर है कि हुकूमत में है, तो इसलिए मैंने उनको एज अ स्पोक्स पर्सन कहा है जी। अच्छा, अभी गुजारिश जी, उन्होंने फरमाया कि साइफर पे एजुकेट करना चाहिए, तो जुल्फकार अली बदर साहब रायवट में, खैर अभी तो वो लंदन चली गई हैं, उनको जरा एजुकेट करें कि साइफर जो है वो बैरूनी दुनिया के लोग नहीं भिजवाते, अपने से एम्बेसडर भिजवाते हैं। फिर आपने फरमाया कि मैंने यही कहा कि पाकिस्तानी एम्बेसडर ने भिजवाया। बिल्कुल जी, आपने तो दुरुस्त फरमाया, लेकिन मरियम नवाज की शायद आपने बातें नहीं। मैं मरियम नवाज का मैं तर्जुमान ही नहीं हूँ, मुझे उन्होंने क्या कहा है वो बिल्कुल अलग पार्टी है, उनका जी अपना स्टांस है ना। वो साइफर का उन्हें इल्म ही नहीं था। आप तो पढ़े लिखे आदमी, आपको तो इल्म है, उनको तो शायद इल्म नहीं था। फिर आपने फरमाया महंगाई इमरान खान की वजह से है, तो मेरा एक बड़ा सादा सालिया इनसे सवाल है कि भाई आपको किसने दावत दी थी कि आप इक्तदार में आए? जब इमरान खान गैर पॉपुलर हो रहा था तो आप क्यों इक्तदार में आ गए उसकी महंगाई का हार अपने गले में डालने के लिए? और जब से आप आए हैं तब से कौन सी दूध की नहरें बह रही हैं, शहद की नहरें बह रही हैं, बिजली के बिल। अभी 3.5 साल तो लोड शेडिंग नहीं हुई थी जब इमरान खान थे, तो जिस दिन से ये आए चंद्रे, उसी दिन से लोड शेडिंग शुरू हो गई। तो उसके बाद देखिए अब महंगाई है, मैं बहस करूंगा ज्यादा तो अच्छा नहीं लगेगा। ये सारी दुनिया को नजर आ रही है, सब लोगों को नजर आ रही है महंगाई। और इस महंगाई के दौर में भी वजीर आजम साहब जो हैं, उन्होंने काबीना में एक फौज भर्ती कर रखी है, 75-76 बंदे, उसमें से कोई 25-30 ऐसे हैं जिनके पास कोई महकमा ही नहीं। तो क्या ये मुल्क की खजाने पे बोझ नहीं है? ये सादा सी सवाल है और अभी तक ये जवाब नहीं आया। अच्छा, मेरे सवाल का जवाब आपने भी नहीं दिया। मैं इनका तो पहले जवाब दे लूं। उस्मान सईद बसरा साहब भी हैं, मैं भी चाहूंगी कि वो भी, क्योंकि क्लोजिंग का टाइम है, कमेंट कर लें। जी जी, आप फरमाइए, मैं जवाब जी। मैंने सवाल आपसे किया था, आप दूसरी तरफ ले गए कि इस वक्त अगर लॉन्ग मार्च के लिए आती है पीटीआई तो वो अपना ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए क्या कुछ भी कर सकती है, यहाँ तक कि वही देखेंगे हम कि लाशों की सियासत भी हो सकती है। नहीं, देखिए ये लाशों की सियासत से तो 25 मई को इमरान खान ने बचाया था। उस दिन भी राना साहब का या इन लोगों का इरादा यही था कि लाशें गिरें, तो लाशों की सियासत से तो वो ग्रेज करेंगे। लेकिन जो बात बसरा साहब ने की कि ये हक है उनका एहतजाज, ये देखिए आइन के बुनियादी आर्टिकल जो हैं पहले 40 बिल्कुल जी ठीक है जी ठीक है, ये बिल्कुल, ये तो अभी जुल्फकार साहब ने भी कहा है कि उनका लॉन्ग मार्च करना, एहतजाज करना सियासी हक है, लेकिन उनके ऑब्जेक्टिव और है। हमारी पार्टी लीडरशिप भी कहती है कि अगर कोई सियासी लॉन्ग मार्च या को करे तो हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बट सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, और उसका पर्टिकुलर जो बैठ के कि किस जगह करनी है क्या है वो बैठ के। लेकिन जो एक खदशा इस वक्त जाहिर किया जुल्फकार साहब ने वो ये किया है कि ये कोई इस तरह से फोर्सेस के लोगों को कहीं ऐसा मंसूबा खुदा ना करे कि उनको शहीद करना चाहते हैं। इमरान खान के दौर में जितने लोगों ने चाहा एहतजाज किया, जितने लॉन्ग मार्च आए, उसने उफ नहीं किया।
और अब जब वो लॉन्ग मार्च करता है तो इनको मुसीबत पड़ जाती जी है। जी क्या जी, बिलावल भुट्टो आप कमेंट कर लीजिएगा जुल्फकार साहब। उस्मान सईद साहब, आप ये खदशा जाहिर किया है जुल्फकार साहब ने कि आप लोग लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं, जरूर करें, लेकिन आप खदशा ये है कि आप शायद लाशों की सियासत को भी अहमियत देंगे, इसलिए ये खदशा है। मेरे ख्याल में मैं यहाँ सिर्फ इतनी बात करूंगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जब इंसान शर्म न करे फिर जो मर्जी करे, लिहाजा क्योंकि आप इनको शर्म नहीं है तो जो मर्जी करें। मुझे बताएं कि कितना बेहुदा और लग़्व गुफ्तगू है कि लाशों की सियासत 25 मई को कौन करने वाला था? कौन यहाँ पे हमारी नैती खवातीन के ऊपर चढ़ दौड़ा? किसने उसी इस्लामाबाद पुलिस को कहा और अपने इदारों से कहा कि लोगों के घरों में घुस के चादर चादवारी को पामाल करें और इल्लामा इकबाल की बहू के जाके बाल नोचना शुरू कर दें? देखिए, क्योंकि अल्लाह के नबी की हदीस मैंने आपको सुना दी, जब इंसान शर्म ना करे वो कुछ ना करे। वो असल में इन्हीं के लिए मुझे लगता है कही गई है कि अब ये शर्म की हदें पार कर गए। उस्मान सईद देखिए, सब ये इस तरह की आप लॉजिकली बात जरूर करें, लॉजिकली बात करें। बसरा साहब जो बात कर रहे हैं ना, वो पीटीवी के ऊपर जो हमला किया था बसरा साहब, वो भी उसी जुमरे में आता है। और जो कोलोफेल का तजाद है उसके ऊपर भी सोच लें कि खान साहब क्या बात करते हैं। लर्न सम एथिक्स टू डिबेट। जब मैं बात करूं तो मैंने आपकी बातों में जी ठीक है उस्मान साहब, आपका टाइम खत्म हो गया। जुल्फकार साहब, आप क्लोजिंग रिमार्क्स दे दीजिए। असल बात यह है कि ये झूठ की सियासत करते हैं, झूठ की बयानियां बेचते हैं और कॉलोफेल में इनका तजाद है। ये पीटीवी के ऊपर जब हमला कर रहे थे उस टाइम पे इनको कोई चीज़ का नहीं पता था, और जब इस्लामाबाद घुस के इन्होंने सारे आग लगा दी दरख्तों को, तो वो लोगों की जो एसेट्स हैं उनको तबाह किया, गवर्नमेंट के एसेट्स को तबाह किया। और इनका प्लान था कि रेड जोन में घुसे, पार्लियामेंट हाउस के अंदर घुसे और अभी भी और प्राइम मिनिस्टर हाउस के, और अभी भी ये खदशा और इन्होंने ये करना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जी ठीक है। जुल्फकार अली बदर साहब, प्रोग्राम का वक्त बहुत बहुत शुक्रिया, और उस्मान सईद बसरा साहब आपका भी शुक्रिया, मजहर बरला साहब आपका भी शुक्रिया। दैट्स ऑल टुनाइट। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।